गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का समाज विज्ञान भाग 3 लेकर आए हैं। इस भाग में हम लोग संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए तथा भूमि संसाधन किसे कहते हैं और भूमि संसाधन की विशेषताएं क्या हैं तथा कृषि के लिए उपलब्ध भारत में भूमि, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संसाधन, जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा कि संसाधन किसे कहते हैं, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के अंतर्गत भूमि हो गया, वन हो गया, पशु पक्षी हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, पेड़ पौधे हो गए इत्यादि। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि संसाधन का वर्गीकरण क्या था, उसका आधार क्या था, कितने प्रकार के थे, संसाधनों से हमें किस प्रकार लाभ मिलता है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है, संसाधन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, अगर लाभदायक हैं तो उनका संरक्षण भी जरूर होना चाहिए। संसाधन मानव जीवन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिन देशों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं वे दूसरे देशों के ऊपर उसके लिए निर्भर होते हैं। संसाधन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औपनिवेशिकरण को बढ़ावा दिया। जैसा कि पहले औद्योगिकरण के बाद उद्योग धंधों की जब स्थापना शुरू हो गई तब उस समय नए नए उद्योग धंधे कल कारखाने जब लगे तो उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति की जरूरत हुई। इसके लिए औद्योगिकरण वाले जो देश थे, विशेषकर यूरोपीय देश, अपना उन उद्योग धंधों को चलाने के लिए कच्चे माल की खोज में नए नए उपनिवेशों की स्थापना करना शुरू कर दिए। इन उपनिवेशों में हमारा भारत भी यूरोपीय देशों का गुलाम रहा। यहाँ से भारी मात्रा में कच्ची सामग्री यूरोपीय देशों को भेजे गए, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंडवासी, डच और पुर्तगालियों ने भारत का काफी शोषण किया। यहाँ से कच्ची सामग्रियों को अपने देश ले गए। यहाँ से यहाँ की व्यवस्था पर उन लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया, एक तरह से भारत को गुलाम बना लिया। ऐसे ही अनेक एशियाई देश जो कि यूरोपीय देशों के गुलाम हो गए, इन्हीं संसाधनों के को पाने के कारण। तो संसाधन जो है औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में भी संसाधन हर देशों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि संसाधन हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना उपयोगी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, संसाधनों का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है और ये सभी संसाधन हमारे पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं। इसलिए
इनका अगर दुरुपयोग न रोका गया, इनका उपयोग जो है समझबूझकर नहीं किया गया, तो आने वाले समय में यह निश्चित है कि ये समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं, एक निश्चित मात्रा में हैं। ये निश्चित है कि आने वाले समय में उनका जो है समापन हो जाएगा। इसलिए उन संसाधनों का उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, जिससे हमारी भावी पीढ़ी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। नहीं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इन संसाधनों से अनभिज्ञ हो जाएंगे और वर्तमान समय में जो लाभ हम इनसे पा रहे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन संसाधनों के लाभ से वंचित हो जाएंगी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। संसाधनों को संरक्षण करना सभी देश के लोगों का, देश की शासन व्यवस्था का संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग भूमि संसाधन। संसाधन तो बहुत प्रकार के हैं, इनमें से भूमि संसाधन जिसका अध्ययन हमको करना है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन का, वन्य जीव, जीव जंतु, वनस्पतियां, परिवहन, आर्थिक क्रियाएं, संचार आदि आधारित हैं। यानी भूमि पर मानव जीवन की सभी क्रियाएं भूमि के ऊपर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित साधन है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि भूमि निश्चित है, न तो इसे घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। इसके रूप में सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी उर्वरता में कमी या इसकी उर्वरता में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 43% मैदानी भाग है, जो कृषि और उद्योगों के विकास में सहायक है। भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है कुल मिलाकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण भूभाग है। इसमें से 43% भाग मैदानी है, जिस पर कृषि कार्य और उद्योग धंधे कार्य लगे हुए हैं। 27% भूमि पठारी है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का विशाल भंडार है। 27% भूमि जो है पठारी है। पठारी भूमि, पथरीली भूमि एक तरह से कहा जाए, जैसा कि दक्षिण के पठार, दक्षिण का पठार, यह ऐसी भूमि है जिसके नीचे एक तरह से कहा जाए अपार मात्रा में खनिज संपदा दबे हुए हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन दबे हुए हैं और इनके ऊपर वनों का विशाल भंडार भी है। या एक बड़े वन क्षेत्र भी इस पठारी भूमि पर विद्यमान है। जीवाश्म ईंधन, खनिज पदार्थ जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया इत्यादि आदि खनिज पदार्थ इसी 27% जो पठारी भूमि है इसी के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद 30% भूमि जो है पर्वती है, जैसा कि उत्तर में हमारा जो विशाल हिमालय पर्वत है, ये 30% भूमि भारत के पास पर्वत के रूप में है, जिससे 12 मासी नदियां, मतलब
वर्ष भर बहने वाली नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सतलज हो गया इत्यादि 12 मासी नदियां इसी 30% पर्वतीय भाग से निकलता है, जिससे नदियों के साथ साथ यह पर्यटन स्थल के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन स्थल के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक इन स्थानों पर जाते हैं, जिससे वहां पर तरह तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा भूमि की विशेषताएं, भूमि संसाधन की विशेषता क्या है? भूमि की विशेषता क्या है? तो भूमि की पहली विशेषता है कि यह सीमित क्षेत्र में है, या भूमि का क्षेत्र जो है सीमित है। एक निश्चित स्थान तक भूमि फैली हुई है, जो कि सीमित है। इसे न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। भूमि का उपयोग उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। भूमि के उर्वरतापन में कमी की जा सकती है या उसमें वृद्धि कर दी जा सकती है। इसलिए भूमि का जो क्षेत्र है वो सीमित है, न तो इसे समाप्त किया जा सकता है और न ही इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके स्वरूप और इसके गुण में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है प्रकृति की निःशुल्क देन है। भूमि की एक विशेषता और है कि यह प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप से हमको मिला हुआ है। मानव को भूमि के पाने के बदले में कुछ त्याग नहीं करना पड़ता, या न प्रकृति को कुछ देना ही पड़ता है। प्रकृति द्वारा यह निःशुल्क रूप से हमें उपहार स्वरूप मिला हुआ है। बदले में मनुष्य प्रकृति को कुछ नहीं देता। प्रकृति ने निःशुल्क रूप से भूमि को उपहार स्वरूप मनुष्य को प्रदान किया है। तीसरी विशेषता है अनाशवान। भूमि जो है अनाशवान है, मतलब भूमि को नष्ट नहीं किया जा सकता, न ये भूमि को बढ़ाया जा सकता है, न ये भूमि को समाप्त किया जा सकता है। इसके स्वरूप में, इसके रूप गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है अचल एवं गतिहीन। भूमि जो है अचल है और गतिहीन है। अचल मतलब जो चल ना सके, मतलब स्थिर है। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए भूमि क्या है? अचल है। गतिहीन है, स्थिर है। भूमि जहाँ है वहाँ हमेशा के लिए विद्यमान है। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जाया जा सकता। पांचवा है स्वरूप और गुणों में विविधता। भूमि के स्वरूप और गुणों में विविधता है। जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं उपजाऊ भूमि है, कहीं अनुपजाऊ भूमि है, कहीं लाल मिट्टी है तो कहीं काली मिट्टी है इत्यादि। इसका मतलब इसका स्वरूप और गुणों में विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग है। सभी जगह की भूमि एक समान नहीं है। कहीं अधिक उपजाऊ भूमि तो कहीं कम उपजाऊ भूमि, कहीं पथरीली है तो कहीं मैदानी है, कहीं पर्वतीय है तो कहीं रेगिस्तानी है, मरुस्थली है। इसलिए भूमि का जो स्वरूप है और उसका जो गुण है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है।
छठवां है बहुउपयोगिता। बहुउपयोगिता मतलब भूमि की बहुत उपयोग है। भूमि का उपयोग केवल एक ही कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। एक ही भूमि को अलग अलग रूपों में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक ही खेत से या एक ही भूमि से गेहूं उपजाया जा सकता है, उसी से सब्जियां उपजाई जा सकती हैं, उसी भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, उसी भूमि पर हम चाहें तो घर बना सकते हैं, उसी भूमि पर उद्योग धंधे कल कारखाने लगा सकते हैं इत्यादि। इस तरह से भूमि बहुउपयोगी है। इसका उपयोग हम किसी रूप में कर सकते हैं या अनेकों रूप में कर सकते हैं। अब आते हैं भारत में भूमि का उपयोग। भाई भारत में भूमि का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, इसके अंतर्गत भाई भारत की कुल भूमि 32,87,263 वर्ग किमी है। अर्थात यह एक विशाल भू क्षेत्र वाला देश है। भारत एक विशाल भू क्षेत्र वाला देश है। भूमि के दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा भूमि वाला देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके कुल क्षेत्रफल का 57% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कि विश्व के एक बड़े कृषि कार्य के अंतर्गत आने वाली भूमि है, जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 52.2% भूमि का उपयोग किया जाता है। और इस भूमि में कृषि कार्य के लिए 57% भूमि का उपयोग किया जाता है। वन भूमि में 21% भाग लगा हुआ है। 57% भाग पर कृषि कार्य होता है। 21% भाग पर वर्तमान समय में भारत में वन क्षेत्र का विस्तार है। वैज्ञानिकों के अनुसार या जो पर्यावरणविद हैं उनके अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन क्षेत्र का होना जरूरी है। लेकिन भारत इस 33% भाग को पूरा करना चाहता है। वर्तमान समय में इसके पास 21% भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है। हमारे शासन व्यवस्था की तरफ से या पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है इसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33% लाने का प्रयास कर रही है। भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। भारत में दो तरह की भूमि है। एक तरह से कहा जाए, पहला है कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि और दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। उपलब्ध भूमि में कृषि योग्य भूमि और वन भूमि दो भाग है। और कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके अंतर्गत 3 तरह की भूमियां हैं, जिसमें चारागाह भूमि, ऐसी भूमि जिस पर न तो वन लगाए गए हैं और न ही कृषि कार्य किए जाते हैं। ऐसे भूमियों पर घास और छोटी मोटी झाड़ियां उगती हैं, जो पशुओं को चरने के लिए या पशुओं की चराई के लिए शासन द्वारा या सरकार द्वारा छोड़े गए हैं। इस प्रकार की भूमि पर ग्राम पंचायत या शासन का अधिकार होता है। दूसरा है बंजर भूमि। देश की 24% भूमि बंजर है। इसके अंतर्गत पठारी, पहाड़ी व मरुस्थली भूमि आती है। यह भूमि अनुपजाऊ होती है, जैसा कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है इसी बंजर भूमि के अंतर्गत आएगा या मरुस्थली भूमि के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार की भूमि का विस्तार 24% भाग पर है। तीसरा आता है परती भूमि, जिसका विस्तार 7% भाग कुल भूमि के, भारत के कुल भूमि के 7% भाग जो है परती है। परती है मतलब जिस पर कृषि कार्य
होता है, लेकिन 2 या 3 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। एक बार कृषि कार्य हो जाने के बाद 2 या 3 वर्ष के लिए उस भाग को या उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। ऐसी भूमि को परती भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस पाठ में या इस भाग में भूमि का संरक्षण किस प्रकार किया जाए या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, क्यों किया जाए, भूमि संसाधन क्या है, उसकी विशेषता क्या है और भूमि से हमें किस प्रकार लाभ मिल सकते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।